नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपीआरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो आपकी आने वाली यूपीआरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय का अगर क्षेत्राधिकार और न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी हो, क्षेत्राधिकार में वृद्धि करनी हो या न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, तो किसकी अनुशंसा से की जा सकती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा से, लोकसभा की अनुशंसा से, संसद की अनुशंसा से या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा से? किसके माध्यम से हो सकता है? किसके पास पावर है? तो देखिए ये बात ध्यान रखना कि ऐसी जो पावर्स होती हैं वो सारी पावर संसद में होती है। संसद में इसके लिए बिल लाया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है पहले चाहिए शुरुआत में, फिर उसके बाद चर्चा होती है और बाद में मतदान करके देखा जाता है कि क्या फैसला हो रहा है। ठीक है, तो संसद के पास ही होती है क्योंकि वही निर्धारित करती है क्षेत्राधिकार क्या होगा, पावर्स क्या होगी, बाकी चीजें सैलरी वगैरह ये सब चीजें भी यही डिसाइड होती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि संविधान के भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 124 से 147 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है और इसमें जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है न्यायाधीशों की, लेकिन जो निर्णय वगैरह लेने हैं, जो चीज़ों की व्यवस्था करनी, प्रावधान करनी है, वो संसद ही कर सकती है। ठीक है, कोई और नहीं करेगा। क्लियर है बात इतनी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो यहाँ पर भी कई बार ध्यान देने की जरूरत रहती है थोड़ी सी, क्योंकि कई बार सही है या सही नहीं है जैसी गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो 3 स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायती राज की संरचना के लिए उपबंध करेगा। तो कह रहा है कि पंचायती राज की व्यवस्था यानी कि स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो राज्य के विधानमंडल के पास है और वो भी विधि बना के कर सकता है। प्रत्येक राज्य, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय निकायों का गठन करेगा, यानी कि ये कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके अलावा ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, यानी कि 20 लाख से कम है, सीधा सीधा ऐसे भी कह सकता है, पर थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है प्रश्नों के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर, वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकते। यानी कि अगर 20 लाख से कम है, ठीक है, राज्यों की संख्या, तो वहां पर मध्य स्तर यानी कि ब्लॉक वाला नहीं होगा, ये यहाँ पर कहना चाहता है। तो कितने सही हैं? तो देखिए पंचायती राज की व्यवस्था के लिए अगर हमें पढ़ना होता तो चीज़ें पता लगती है कि 1992 से शुरू होती है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया। हालांकि इससे पहले बातचीत वगैरह, समितियां बनाना, ये सब चीज़ चलता रहा था। तो जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आता है तो उस समय हम ये देखते हैं कि त्रिस्तरीय प्रणाली को स्वीकार किया जाता है देश के अंदर, और संविधान के भाग 9 में इसको शामिल किया जाता है, जहाँ पर अनुच्छेद 243 से 243 के अंदर ही सब चीज़ें शामिल की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 के अंदर है। 243 में बस ये है कि कहानी जो है वो शुरू होती है 43 के बाद, फिर ABCD शुरू हो जाती है और उसके बाद 243 ओ तक कहानी चलती है। ठीक है, तो भाग 9 के अंदर अनुच्छेद 243 जो अनुच्छेद 43 ओ तक जाता है, वहां तक सारी चीजें रहती हैं। अब इसी में हम लोग ये देखते हैं कि राज्य विधानमंडल को पावर मिली हुई है कि पंचायती राज की संरचना के लिए आप उपबंध कर सकते हैं, यानी कि केंद्र का मामला नहीं है। पंचायती राज किसका मामला हो जाता है? राज्य का मामला हो जाता है, राज्य सूची का हिस्सा है। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था हमने स्वीकार करी है, तो त्रिस्तरीय में राज्य के अंदर हम देखते हैं कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर चीजें व्यवस्थित की जाती है। ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम परिषद, पंचायत समिति के स्तर पर ब्लॉक परिषद और जिला परिषद के स्तर पर जिला परिषद के हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी व्यवस्था यहाँ पर कही गई है कि ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकते, ये वाली बात भी ठीक है, परमिशन नहीं है इस चीज की। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारे सही हो गए हैं। जब तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे तो प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? डी पे मिलेगा, जो कह रहा है कि 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ठीक है कहानी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है सूचियों के बारे में। कह रहा है कि आपको 2 सूचियां दे दी गई हैं, अब जरा इनका मिलान कीजिए, यानी कि सुमेलित कीजिए इनको। तो एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है, तो सारे संवैधानिक संस्थान ही होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो संस्थान में है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि हमारा UPSC, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अलावा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गए 4। अब कौन किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ ये देखना है। जैसे कि वित्त आयोग का अनुच्छेद मुझे लगता है कि बहुत इजी आप लोग याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी बहुत इजी, आप लोग कभी भी याद रख सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा चर्चा में आता है 280। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो 338, परेशान होना ही नहीं है। UPSC के लिए सबको पता, चलो 315 में ही सारी बातें कही गई हैं। ठीक है,
यही सब चीज़ें होती हैं हमारे पास में। तो किसी एक के माध्यम से निकालने का प्रयास करते हैं, जैसे कि किसी को अगर यूपीएससी आता है, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं सभी लोग, है ना, जो पीसीएस वगैरह भी देते हैं, तो अनुच्छेद 315 तो पता होता ही है। तो जहाँ पर ए के लिए 2 है, उसको चूज़ कर लीजिए पहले, या फिर वित्त आयोग, चलिए 280 पता ही है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट तो पता होगा, इसके थ्रू शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 338 है, तो अनुच्छेद 338 कहाँ पर है, 4 पे है। तो सी के लिए जहाँ 4 दिया है वहीं से हम लोग का आंसर निकल सकता है। जैसे कि यहाँ सी के लिए 3 दिया है, यहाँ से आंसर नहीं निकलेगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ सी के लिए 4 दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन मतलब उत्तर हो सकता है। यहाँ भी सी के लिए 3 है, यहाँ तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, और यहाँ पर भी सी के लिए 4 दिया गया है, तो ये आंसर हो सकता है। तो पता लगता है कि ए और सी यहाँ से बाहर हो गए हैं, हमारे पास बस बी और डी है। जो अब प्रतिस्पर्धा करेंगे, दोनों में से कोई एक सही है। तो अब एक का तो हो गया हमारे पास, अब दूसरा भी देख लेते हैं कोई, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग संघ लोक सेवा आयोग की, ठीक है, पहले यही ले लेते हैं। तो कहाँ पर है अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 कहाँ है, 2 पे है। तो ए के लिए क्या रखना है, 2 रखना है। तो जहाँ ए के लिए 2 है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर दोनों जगह सेम है तो फिर थोड़ी और प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो यहाँ ए के लिए 3 दे रखा है, कहानी खत्म हो गई, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ ए के लिए 2 दे रखा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ए के लिए 2, बी के लिए 1, यानी कि वित्त आयोग कहाँ है, अनुच्छेद 280, जैसा कि बताया था मैंने आप लोग को, ठीक है। और डी के लिए बच जाता है फिर 3 आखिर में, अनुच्छेद 148। कहानी क्लियर है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो जहां अभी हम लोगों ने देखा सूची के अंदर कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिया हुआ था, अब हमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से जुड़े हुए स्टेटमेंट दे दिए हैं। कह रहा है विचार करो। पहला कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, और दूसरे में कह रहा है कि आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है। सबसे पहले सोचने वाली बात है कि क्या ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय के मतलब ये है कि क्या संविधान में प्रावधान है इसके लिए। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए हम लोग को पता है कि भाई शुरुआत में क्या होता था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही हुआ करता था, बाद में अलग अलग किया गया, लेकिन दोनों ही शुरुआत से संवैधानिक रहते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 338 किसकी बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 338 ए किसकी बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। अनुच्छेद 338 बी भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय तो है क्योंकि प्रावधान हो रखा है संविधान में, बात तो ठीक है। आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को क्या राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में रखता है। वार्षिक रिपोर्ट आती है तो क्या संसद में जाती है, बिल्कुल जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही उसको संसद में रखा जाता है, दोनों सदनों में। तो दोनों ही बात ठीक है। जब दोनों ठीक होगी तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अगला आप देख लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं किया जा सकती है, ठीक है, यानी कि कब न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं करेगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि हिरासत विधि सम्मत हो। विधि सम्मत का मतलब क्या है कि भाई आपने कोई जुर्म किया या आपके द्वारा कोई ऐसा काम हुआ जिसमें कानून ने आपको दोषी माना, और कानून दोषी मानने का न्यायालय ने ही आपको बोला कि इसको हिरासत में रखो, यानी कि जेल में डाल दो, ठीक है। अगर इंक्वायरी चल रही तो भी कह देते हैं कि भाई हिरासत की जाएगी, 15 दिन के लिए हिरासत रख देते हैं, 30 दिन के लिए बढ़ा देते हैं, ये आप न्यूज में पढ़ते भी रहते होंगे। तो अगर विधि के अकॉर्डिंग चल रही है तो क्या न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। कोई मुजरिम है तो मुजरिम के लिए क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है, नहीं। जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने पास बंदी बनाया जाएगा तब। यहाँ मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जारी नहीं किया जा सकता, बात ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जारी नहीं होगा। इसके अलावा कार्यवाही किसी विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो, मान लीजिए कि आपने विधानमंडल की अवमानना की है, कुछ गलत काम किया विधानमंडल के लिए, तो भी न्यायालय आपको जेल में भेज सकता है। न्यायालय ही जेल में भेजेगा तो फिर क्या होगा, क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होगा, नहीं होगा, ये भी ठीक है। तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। तीसरे में कह रहा है कि हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हो, ठीक है, न्यायालय क्षेत्र के बाहर, वैसे हो सकता है न्यायालय क्षेत्राधिकार के बाहर हो, ठीक है, तो न्यायालय क्षेत्राधिकार के बाहर, ठीक है। तो न्यायालय क्षेत्राधिकार के बाहर हो तो उस स्थिति में क्या रहेगा, क्या न्यायालय उसके लिए जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे कि मान लीजिए कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्र कहाँ पर है, भारत के सभी राज्यों और यूटी में लगता है। पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर अमेरिका में बंदी बना लिया, या फिर किसी व्यक्ति को चलिए पाकिस्तान में ही बंदी बना लिया, तो क्या कोर्ट बोलेगा कि बंदी को मेरे सामने प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब तो ये होता है शरीर को हमारे सामने लेकर के आओ। तो क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में किसी बंदी व्यक्ति को या फिर बांग्लादेश में किसी को बंदी बनाए जाने के बाद बोलेगा कि उसको हमारे सामने लेकर के आओ, नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर भी जारी नहीं होगा, ये भी ठीक है। तो तीनों में ही जारी नहीं हो सकता, तो इसीलिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही ठीक है, तो डी हो जाएगा इसीलिए हमारे प्रश्न का सही उत्तर। चलिए
अगला देख लेते हैं, छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है आज का। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और एक दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार नीति बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती, मतलब नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्यों बनाए गए हैं, मतलब क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट अपनी पॉलिसी बनाएगा तो मार्गदर्शन करने के लिए कुछ सिद्धांत हम बना देते हैं ताकि राज्य पॉलिसी बनाते समय ध्यान रखे कि उसको ये चीजों का ध्यान रखना है नीति बनाते समय। तो बात तो ठीक है, राज्य नीति बनाएगा तो भाई नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकता, ध्यान रखने जरूरी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में स्वतः प्रवर्तनीय होते हैं, मतलब खुद से ही, मतलब न्याय संगत होते हैं और उनके खिलाफ वो आदेश दे सकता है। तो क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो पहला सही है, मतलब सत्य है, दूसरा असत्य है। न्यायालय में स्वतः नहीं होते, अगर कहीं पे आपको लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है तो आप पीआईएल वगैरह लगा सकते हैं, मामला दर्ज कर सकते हैं, तब सुनवाई हो जाएगी, लेकिन स्वतः नहीं होंगे। जैसे मौलिक अधिकार क्या होता है, स्वतः होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तो स्वतः नहीं होते। तो ए सत्य है और आर असत्य है, हमें यही ढूंढना है। तो कहाँ पर है, यहाँ तो सही सही वाली होगी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये कह रहा है कि ए सत्य है, आर असत्य है, तो यही ठीक है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, यहाँ पर ये वाली बात कही गई है। ठीक है, तो चार दे रखे हैं हमें। पहले कह रहे हैं कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उत्साधन, यानी कि उसको समाप्त करना। ठीक है, छठी अनुसूची संबंधित विषय, छठी अनुसूची में क्या है, कमेंट में बताओ जरा मुझे एक बार, देखते हैं कितने लोगों को पता है। नागरिकता और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, तो साधारण बहुमत से संशोधित हो सकता है, वेतन भत्ते तो हो ही सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद और का बनाना उसको हटाना भी ऐसे होता है, राज्य की मर्जी मेन होती है इसके अंदर। ठीक है, नागरिकता पे भी प्रावधान इसी प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, छठी अनुसूची पूछा है तो बताओगे क्या, लेकिन 3 मैंने पास कर दिया तो इसका मतलब ये है कि 3 पास करने के बाद में ए, बी और सी में से कोई आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये दो दो की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि चारों पे ही अगर संसद कोई कानून बनाना चाहे तो साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत की आवश्यकता इस पे नहीं है। ठीक है, तो उत्तर डी हो जाएगा प्रश्न का। और इसकी कुछ बातें यहाँ पढ़ सकते हैं और चलते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख निर्देशक तत्वों में नहीं है, यानी कि डीपीएसपी में नहीं किया गया है। कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा देना, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है, कौन सा है, क्या होगा प्रश्न का उत्तर, सोचिए क्या लग रहा है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जैसे कि डीपीएसपी में जैसे कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की प्रोत्साहन की बात कही गई है, ये कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो कमजोर वर्गों वाला प्रावधान हमें देखने को मिलता है संविधान के अनुच्छेद 46, जो ऑलरेडी डीपीएसपी है, क्योंकि डीपीएसपी कहाँ है, 36 से 51 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 46 आ रहा है, यानी कि डीपीएसपी की सीमाओं में है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण हमें मिल जाएगा अनुच्छेद 50 में, यानी कि डीपीएसपी में आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रोत्साहन देने वाली बात जो है वो भी हमें अनुच्छेद 51 में मिल जाती है। सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सुरक्षा देना कहाँ मिलेगा हमें, अनुच्छेद 16 में। सार्वजनिक सेवाओं की बात तो वहीं हो रही है। अनुच्छेद 16 क्या है आपके लिए, एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों की स्थिति में क्या आ रहा है, बी, बाकी 3 जो है वो डीपीएसपी में आ रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिंपल है मामला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तुम्हारे अगले प्रश्न में कहा गया है कि आपातकाल के संदर्भ में कथनों पर हमें विचार करना है अब थोड़ा सा। तो आपातकाल की बात कहाँ होती है, वैसे राष्ट्रीय आपातकाल की बात अनुच्छेद 352 में होती है। बाकी राज्यों का जो मामला है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, अनुच्छेद 356 अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो, और अनुच्छेद 365 अगर राज्य सरकार केंद्र के आदेशों का पालन नहीं कराती और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है मेनली, है ना। घोषणा प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर की जाती है, मतलब प्रधानमंत्री मुंह से बोल दे भैया राष्ट्रपति शासन लगा दो, जैसा भी मोदी जी बोल दें जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कि देखिए आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए देश में, मैं कह रहा हूँ तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो ये गलत है। आपातकाल की उद्घोषणा को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब अगर आपातकाल लग गया, न्यायालय उस मामले में कुछ नहीं करेगा, न्यायालय कह देगा कि भाई संसद की मर्जी है, प्रधानमंत्री की मर्जी है, चलने दो। अब क्या पॉसिबल है, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए और प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
दरअसल हमारे देश में कभी भी अगर आपातकाल लगाना हो अनुच्छेद 352 में तो 3 कारण आपको बताने पड़ते हैं। या तो युद्ध हो जाए, या बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारों के साथ सरकार का कोई विद्रोह कर रहा है, तो आप आपातकाल लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपातकाल लगाना है तो प्रधानमंत्री मुँह से नहीं बोलेंगे। पूरी कैबिनेट रिटर्न में देगी, साइन करेगी, तब जाकर के ही आपातकाल लगाया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति की मर्ज़ी, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, नहीं लगाया जा सकता। ठीक है? तो इसीलिए ये गलत है। आपातकाल की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ये मामला हमें देखने को मिलता है एएस बम्बई बनाम एआर बम्बई बनाम 1994 मामले के अंदर। ठीक है? बनाम भारत संघ 1994 मामला। तो जो एआर बम्बई मामला था, तो एआर बम्बई मामले में यह बात कह दी गई थी कि भाई देखो, आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अंदर आती है। ठीक है? तो इसी वजह से ध्यान रखिएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। न्यायालय चीज़ों को रिव्यू कर सकता है, देख सकता है कि सही था या गलत था, तो चुनौती दे सकते हैं। तो इसी वजह से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है? चीज़ें क्लियर है? तो इसी के साथ देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यह संसदीय प्रथाओं एवं परंपराओं का रक्षक होता है। ठीक है? तो क्या क्या सही है जरा देखते हैं। तो पहले कह रहे हैं कि भाई इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है? अब बात हो गई उत्तरदायी की। तो जब नियुक्ति हो रही है उपाध्यक्ष अध्यक्ष के द्वारा, तो फिर उत्तरदायी किसके प्रति होना है? उत्तरदायी भी आपको अध्यक्ष के प्रति ही होना है, यानी कि ये भी गलत हो गया। दो स्टेटमेंट गलत हो गए। ठीक है? अब दो स्टेटमेंट गलत होगा तो इसका मतलब ये है कि एक को तो सही मानना ही पड़ेगा कम से कम। तो आंसर आपका तीसरा स्टेटमेंट पढ़े बिना भी आ सकता है, वरना तीसरा पढ़ लीजिए कि यह संसदीय प्रथाओं एवं परंपराओं का रक्षक होता है। यही वाली बात ठीक है, और सी जो है हमारे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि हमारे को ऑप्शन अनुमति नहीं दे रहे हैं कि हम तीनों को बायकॉट करके निकल जाएं। तो प्रश्न का स्ट्रक्चर ही बताता है किस तरह का उत्तर होगा। ठीक है? बात क्लियर है सभी को? तो बस आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों पर हमें बात करनी थी। बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। थैंक यू सो मच।